इस चैप्टर में 3 नाम है, 3 वर्ड्स है अगर देखोगे तो, कैश, फ्लो, स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो एक एक करके सबको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट शब्द का कोई मतलब बता पाएगा मेरे को? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। आप लोगों का जो मार्कशीट होता है, क्लास 10 का जब आप लोगों को मार्कशीट मिला था, आप लोग देखे होंगे उसमें लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मतलब अ डॉक्यूमेंट विच इज स्टेटिंग, which states your marks in different subjects. A document where your marks have been recorded, है ना? So statement का मतलब भी कुछ वही है, जैसे आपका मार्क स्टेटमेंट है उसी तरह से ये स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कुछ बताएगा। क्या बताएगा देखते हैं। फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। Anything which is flowing, it's moving, correct? That is movement, that is flow. यहां पे हम लोग जब मूवमेंट का बात करते हैं तो यहां पे मूवमेंट का, फ्लो का, किसका मूवमेंट का बात करते हैं? हम लोग यहां पे कैश का मूवमेंट का बात करते हैं। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैश। कैश का मतलब हम लोग सब समझते हैं, जो हम लोग क्लास 11 में बेसिकली सीखे थे कि कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, और बैंक का मतलब होता है कैश एट बैंक, यही हम लोग जानते हैं। बट यहां पे जो कैश शब्द का मतलब है, यहां पे कैश शब्द को हम लोग एक कैश इन हैंड, दूसरा ऑल योर डिमांड डिपॉजिट्स विथ योर बैंक, मतलब जिसको हम लोग कैश एट बैंक बोलते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक मतलब बैंक में जो हमारा पैसा रखा हुआ है, जो ऑन डिमांड हम बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं। ऑल माई डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, ऑल योर डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। क्लियर? एंड थर्ड, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट्स। सो देयरफॉर जब इस चैप्टर में आज से 1 महीना तक जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, और जब जब हम ये वर्ड यूज करेंगे कैश, तो आप समझ लेना कि यहां पे कैश का मतलब हो रहा है कैश इन हैंड, ऑल आर डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक and cash equivalent. Now what are cash equivalents? Cash equivalents का मतलब जो कैश के बराबर नहीं है, it's not cash but it will serve the purpose of cash. कैश जैसा है, हम लोग बोलते हैं ना कि वो लेडी मेरी मां तो नहीं है बल्कि मेरी मां जैसी है, करेक्ट? वो मेरा भाई जैसा है। सो इट्स नॉट इक्वल, राइट? इट इज नॉट इक्वल, इट्स नॉट एट पार, इट्स नॉट इक्वल। सो इट्स ऑलमोस्ट, सो चेक इन हैंड को हम लोग बोल देते हैं, चेक इन हैंड, हाथ में चेक है, कैश नहीं है, बट हम लोग उसको कैश का इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, और वो चेक भी कैश का पर्पस बहुत हद तक सॉल्व कर देता है। सो जब हम लोग यहां पे बात करते हैं कैश, तो ये 3 टर्म याद रखना। तो कुछ एग्जांपल इक्विवेलेंट्स का, जैसे तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज? वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में इजीली कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट? तो वो शेयर्स जब आप खरीदते हो किसी कंपनी का, तो एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, आप डेली उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच दो, और एक होता है कि आप उसको आज खरीदे हैं, अब उसको 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीना बाद, 2 साल बाद बेच सकते हो। सो दैट इज बेसिकली इन योर हैंड, बट दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। बट इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी है कि कुछ कुछ कंपनी के शेयर्स ऐसा होता है कि वो आसानी से
कभी कभी बिकता नहीं है, फंस जाते हैं, बट उस पर हम लोग नहीं जा रहे। बट जनरली अगर आमतौर पे समझे तो हम लोग शेयर्स को फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में बेच करके उसको तुरंत कैश में रियलाइज कर सकते हैं। So all your marketable securities, your current investment, your short-term investments will be treated as an cash equivalents, right? So therefore, क्या हुआ फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बिजनेस का कैश का मूवमेंट के बारे में बताएगा, फ्लो। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इन और एक आउट। और इसको अगर बेटर वर्ड में, बेटर टर्म में अगर बात करना है तो इनको हम लोग बोल सकते हैं जेनरेट या जेनरेशंस या जेनरेटिंग, और आउट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एप्लीकेशंस। मतलब कैश का कितना जनरेशन हुआ टोटल, कैश का कितना और कहां पे एप्लीकेशन हुआ, नेट कितना कैश आपका फ्लो हुआ, नेट आपका कैश कितना जनरेट हुआ। जनरेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव है तो मतलब आपका नेट कैश का इस्तेमाल हुआ है, यूज्ड हुआ है, और अगर पॉजिटिव है तो मतलब कैश आपका क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। ठीक, जब मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों को, जब मैंने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब समझाया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस का कैश का मूवमेंट के बारे में बताए, इन और आउट के बारे में बताए, तो ये सुनने के बाद किसी के मन में कोई क्वेश्चन जागा है? एक क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत नेचुरल क्वेश्चन होता है जो हम फेस किए हैं। एक नेचुरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में ये आ जाते हैं, तो सर फिर एक बात बताइए, फिर कैश बुक क्या है हमारा? 11 में तो हम लोग कैश बुक भी बनाए थे, कैश बुक में भी तो हम लोग कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कर रहे थे, तो ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लगभग तो वही है। तो इसका आंसर है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं कि यहां पे हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स को भी लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग वो चीज कैश बुक में हम लोग नहीं करते थे। दूसरा चीज, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Cash flow statement is not a book of original entry, rather cash flow statement is a financial statement। जिस तरह से statement of PL और balance sheet आपका financial statements के अंदर में आता है, उसी तरह से cash flow statement भी financial statement के अंदर ही आता है। So that is why please do not get confused with cash book and cash flow statement। That's a different thing, दो अलग अलग ही चीज है। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हमको डेटा का जरूरत पड़ सकता है, वो डेटा हमको कैश बुक से मिल सकता है, बट बोथ आर टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। वो आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, कैश बुक वो अलग ही है, वहां डेबिट क्रेडिट का फंडा है, बट यहां पे किसी तरह का कोई डेबिट क्रेडिट का फंडा नहीं है। समझ में आ रहा है? सो हम लोग यही, अब इसको अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया समझ में आ गया क्या करने वाला है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं। मीनिंग, A cash flow statement is a financial statement, जो मैंने पहले ही कहा, it's a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalent entering, मैंने यहाँ पे word use किया था generate, यहाँ पे word क्या दिया? enter in, and leaving, जो फर्म से, कंपनी से बाहर जा रहा है। The cash flow statement measures how well a company manages its cash position, meaning how well the company generates cash to pay its debt obligation and to fund its operating expenses। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकली या ध्यान से हम लोग देखेंगे, तो इस डेफिनेशन का जो लास्ट पैराग्राफ था वो ये है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजर्स, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मेट्रिक, इज अ टूल, इट्स अ टूल ऑफ एनालाइजिंग, just like a ratio, it was a tool of analyzing, just like a common and comparative statement, it was a tool for analyzing। That is why cash flow statement is in पार्ट 3, तीसरा बुक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, सीबीएसई में आपको वहां पे मिलेगा और आईएससी में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल रहा है।
क्योंकि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ये बेसिकली बनाया जाता है कंपनी का, राइट, कंपनी का परफॉर्मेंस को रिलेटेड टू सर्टेन थिंग, उसका परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. सो इट्स अ मेट्रिक, इट्स अ टूल. दैट इज व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. How well a company manages its cash position. कंपनी कितना बढ़िया से अपना कैश को मैनेज कर रहा है और कैश को जनरेट कर रहा है. किस चीज के लिए? अपना डे टू डे जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, वो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कैश का जरूरत पड़ता है, कंपनी क्या सफिशिएंटली उतना कैश जनरेट कर पा रहा है, और अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन मतलब जो अपने डेप्ट, अपने लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी कितना आराम से कैश जनरेट कर पा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब हमने पहले ही कहा कि जब हम लोग कैश के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं दो चीजों के बारे में, एक कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट बैंक, और एक हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंस. तो इक्विवेलेंस में जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. What are short-term investment? What are current investment? Those investments which are held for a very short period of time. Technically अगर हम लोग बोले तो एक साल के अंदर में रियलाइज हो जाता है, बट एक साल भी आज का डेट में थोड़ा सा समय लंबा है. सो उसमें हम लोग अगर करंट का बात करें तो उसमें हम लोग 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना के अंदर में जो हम लोग क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदा है, राइट. हम लोगों ने, एक कंपनी ने, मान लो कंपनी एक्स ने कंपनी वाई का डिवेंचर्स खरीदा है और वो डिवेंचर 6 महीना में रिडीमेबल है. इसका मतलब हमने जो डिवेंचर्स खरीदा है कंपनी वाई का, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है कंपनी वाई में, वो 6 महीना बाद हमको पैसा क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, वो रिडीम हो जाएगा 6 महीना बाद. So this kind of investment will become what? A current investment and will be treated as equivalent to cash. बट नॉट कैश. कैश तो नहीं है बट कैश का जैसा इक्विवेलेंट है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने पहले भी कहा, वो सिक्योरिटीज जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स जो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग खरीद सकते हैं और तुरंत उसको हम लोग बेच के पैसा भी रियलाइज कर सकते हैं. नाउ अब जो हम लोग मेन पार्ट में आते हैं, जब बिजनेस में हम लोग कैश जनरेशन का बात करते हैं, हाँ, तो तीन इंपॉर्टेंट बिजनेस में एक्टिविटीज होता है, जिन एक्टिविटीज के चलते बिजनेस में कैश आता है और बिजनेस से कैश मतलब याद रखना, कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जाता है. 3 एक्टिविटी होता है और वो किसी भी बिजनेस को तुम ले लो, चाहे एक रोड किनारे एक टी स्टॉल, चाय का दुकान हो, और चाहे वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जियो इंडस्ट्री जैसा, टाटा जैसा बड़ा कंपनी क्यों ना हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखोगे ये 3 तरीका का एक्टिविटीज परफॉर्म होता है. सबसे पहला एक्टिविटी है ऑपरेटिंग. क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो पहले हम लोग इन 3 एक्टिविटी को समझेंगे, और ये 3 एक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनने वाला है. तो सबसे पहला काम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वी हैव सीन एंड वी हैव, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे उस वक्त, राइट. क्या था ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? एनीबॉडी, एनी गेसेस, एनी आइडिया? ऑपरेटिंग, ऑपरेट, डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम एक आइडिया लेते हैं, एक यहां पे टी स्टॉल है, ठीक है, एक टी स्टॉल है, चाय दुकान है. इस चाय का दुकान का ये उसका ओनर है, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा बताओ तो? चाय बनाना. इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा बोलो तो? चाय बनाना और चाय बेचना. यानी कि हर वो काम जो तुम इमेजिन कर सकते हो, जो चाय बनाने से चाय बेचने तक किया जाता है, वो सब के सब वो इस चाय दुकान का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. तो रॉ मेटेरियल्स खरीदना, चीनी, चाय पत्ती, दूध खरीदना,
ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चाय बनाना, प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चाय बेचना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन, जो मेरा यहां पे ट्यूशंस क्लासेस को प्रोड्यूस करने से लेकर के, यहां पे खड़ा होकर लेक्चर देने से लेकर के उस लेक्चर को स्टूडेंट तक पहुंचाने तक जो भी मैं काम करता हूं, वो सर्व मेरा या जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग, एनीथिंग। एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली ऐड नहीं, ऐड क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट? सो दैट माई प्रोडक्ट, माई सर्विसेज जो है वो मेरे स्टूडेंट्स तक क्या हो सके, पोटेंशियल स्टूडेंट्स तक क्या हो सके, पहुंचा सके। इसलिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने तक, बनाने से लेकर के और बेचने तक जो भी काम हो रहा है वह सब के सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के कारण पैसा आएगा भी, कैश और कैश इक्विवेलेंट आएगा भी और जाएगा भी, देखेंगे हम लोग आगे। अब हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हर नॉर्मल इंसान, पर्सन विद एन एम्बिशन विल ऑलवेज वांट टू ग्रो। अब ये भी बेचारा टी स्टॉल वाला भी कहीं ना कहीं वो सपना देख रहा है कि वो चाय की दुकान से अगर कुछ एक बहुत बड़ा कैफे खोल ले, जहां उसके कस्टमर्स आज खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, वो इमेजिन कर रहा है कि एक बढ़िया सा कैफे खोले, आज चाय के साथ बिस्किट दे रहे तो कल चाय के साथ सैंडविच दें, आज खड़ा खड़ा आप चाय पी रहे तो कल बैठ के पी ले भाई। नाउ एवरीबडी वांट्स टू एक्सपैंड। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल्स आर देयर, एक्सेप्शंस होते हैं, जो कंटेंट हो जाते हैं लाइफ में, जो खुश हो जाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, करेक्ट। बट ज्यादातर हर बिजनेस, 99% ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज दे वांट टू ग्रो, बड़ा होना चाहेगा, या एटलीस्ट ये सोचेगा कि कैफे नहीं तो एक और चाय की दुकान कहीं खोल ले। So therefore, the second aim is, the second step is to grow. And in order to grow, you need to do what? Invest. अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा जगह चाहिए, आपको फर्नीचर्स चाहिए, आपको और इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको और जगह प्रेमाइसेस बड़ा चाहिए। So therefore, you need to do what? Investment. और सिर्फ बड़ा बिजनेस करने के लिए नहीं, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही अगर आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी को बेटर करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। पहले हम यहां पे व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे थे, अब ये बोर्ड आया, व्हाट इज दैट? दैट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाई? जस्ट टू गिव अ गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टू मेक द टीचिंग मोर अट्रैक्टिव, to make the class more attractive, and to make the teaching and learning process more easy and interesting. So that is an investment. So there's the second things will come always investing activity. Nobody will stop its operation and will invest. वो ऑपरेट करते करते, हाँ, प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग। So you staying in a house of एक फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हो, right? But you want to improve your standard of living. You want to have more rooms in your house. So what you do? You construct one. आपके पापा एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हैं ऊपर पे। तो क्या हो रहा है? आप जो प्रेजेंट घर में रह रहे हैं, राइट, उस घर में रहने के लिए आप सारे काम जो करो तो रोकोगे नहीं, वो तो करोगे, और उसके साथ साथ आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे। सो उसी तरह एक बिजनेस आपका इन्वेस्टमेंट भी करता है। अब इन्वेस्टिंग तो ठीक है भैया, तो इन्वेस्टमेंट हम जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम किस पे करेंगे? अक्वायर करेंगे एसेट्स को। अगर हम ये पेन खरीदते हैं तो क्या हम बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट किए? पेन खरीदना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, राइट? करेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिक्स एसेट। हम जिस इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। हम कल पेन खरीदेंगे तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट किए, तो गलत है। हाँ, ये बोर्ड खरीदेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है मेरा, जिससे हम कैमरा खरीदे तो हम बोल सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट है।
गॉट? समझ में आ रहा है? सो द सेकेंड स्टेप कम्स द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड वेन एवर वी आर डूइंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वी इन्वेस्ट, वी एक्वायर, it will lead to generation of fixed assets, acquisition of fixed assets. हमें समझ में आ रहा है? और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए I need to जुगाड़ोफाई my what? Money, funds. So automatically this will lead to this. So what is financing activity? Financing activity और कुछ नहीं है, बल्कि वो एक्टिविटी जो आप जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ करने की एक्टिविटी. क्या जुगाड़ कर रहे हो आप? फंड जुगाड़ करने की एक्टिविटी जो है. किस लिए फंड्स करना है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए. So it will lead. So it's all of them are linked together. All of them are linked together. So you cannot invest, right, if you have stopped your daily operations. So George Academy coming up with a new center in Asansol, one more center at Moshila we are coming up in next 3 months. Have I stopped teaching here? Have I closed down this center, this branch? No, this is operation. ये तो मेरा चल रहा है. While operating, while running this center, I'm also parallelly we are coming up with a new branch. So that is my investing activity. And now in order to make sure कि वो मेरा asset वहां पे खड़ा हो, वो मेरा नया सेंटर खुले, उसके लिए हमने क्या किया? फंड्स लाना होगा हमको. सो फंड्स जो मैं जुगाड़ करता हूं, वो एक्टिविटी मेरा क्या बन जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो ये 3 एक्टिविटी हर बिजनेस में होता है, और ये 3 एक्टिविटी के चलते हमारे जीवन से भी जोड़ लो. आज आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका प्लान है कि बोर्ड्स के बाद नया मोबाइल लेंगे, 4 महीने बाद नया मोबाइल लेंगे. सो व्हाइल यू आर यूजिंग दिस मोबाइल, यू आल्सो प्लानिंग टू have a better version of the mobile which you compared to now what you have. आपके पास जो उससे बेटर वर्जन चाहिए. So that is investment. That is what? And then जब आपको पता है कि हमको ये फोन खरीदना है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे, फाइनेंस करवाएंगे. What is that? That is your financing. ये अपना लाइफ में भी हो रहा है. However, buying a phone is not an investment. जस्ट एग्जांपल के लिए हम समझा दिए तुम लोगों को ताकि तुम लोग अपना लाइफ से रिलेट कर पाओ. फोन खरीदना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट? याद रखना. फोन इज नॉट एन एसेट. फोन इज नॉट एन एसेट. टेक्निकली एसेट वो होता है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है. फोन आपको 1 रुपया का भी आमदनी जनरेट करके नहीं देता है, तो इट्स नॉट एन एसेट. ऊपर से उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है. सो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से इट्स अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट. यस, फॉर अ टीचर, फॉर मी, इफ आई एम बाइंग अ फोन टू कंडक्ट लाइव क्लासेस थ्रू दैट फोन, देन इट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प मी टू कैच ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंड दैट विल जनरेट माई रेवेन्यू. समझ आ रहा है? एनीवेज, सो नेक्स्ट, सो 3 एक्टिविटी समझ में आ गई अपने को. ये 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. आगे बढ़ते हैं. अब इसको थोड़ा सा मीनिंग देख लिया हम लोग. क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द थिंग्स अ कंपनी does to bring its product and services to market ongoing basis. एक दिन के लिए नहीं है ये ongoing basis पे है. These are the daily activities of a company involved in producing and selling its product. So daily, दिनचर्या आपका भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना. डेली सुबह उठने से लेकर रात सोने तक there are certain set of activities which you do every day. तो आपका भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लाइफ में. आपका भी उसी तरह बिजनेस का भी होता है. A certain set of activities which business will do every day to exist. जिंदा रहने के लिए, हमें भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एवरी डे करना. बस वही कहानी इधर भी है. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा, इस पर आएंगे थोड़ा देर बाद. अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है?
cash flow from investing activity shows how a company is allocating cash for the long term. For instance, a company may invest in fixed assets such as plant and equipment. While this will result in a negative cash flow in the short run, it may help the company to generate cash in long term. So investing activity ये बताता है कि बिजनेस अपने कैश को किस तरह से एलोकेट कर रहा है टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट फंड्स, टू जनरेट इनकम, मोर इनकम. और याद रखना, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो आपका दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, वो आना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स. Because as I said, we'll invest. When I'm talking about investment, I'm talking about investment in fixed assets. Please investing activity में आप current asset के बारे में नहीं सोचोगे. आपका थॉट सिर्फ कहां पे होना चाहिए? फिक्स एसेट्स पे होना चाहिए. सो दैट इज, सो देखिए यहां पे बहुत क्लियरली एक चीज यहां पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन में जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो पैसा आपके पास से जाएगा. तो अभी अगर हम एक नया ब्रांच डाल रहे हैं तो अभी मेरे जेब से पैसा जा रहा है, इट्स अ नेगेटिव कैश फ्लो, जा रहा है शॉर्ट रन में. बट ओवर द ईयर, एक साल 2 साल के बाद वही आएगा मेरे पास फिर. सो लॉन्ग रन में इट विल हेल्प मी टू जनरेट, बट इन शॉर्ट रन वो जाएगा. सो देयरफॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के चलते भी कैश आता है और जाता है, उसका चलते भी फ्लो है. क्या क्या कारण है देखेंगे, इसको हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे. एंड द लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सिंपल सा फंड है भैया. In order to finance your assets, your investment plan, you need money. और जब आप पैसा का जुगाड़ करते हैं तो पैसा जुगाड़ 2 ही जगह से होता है. एक तो मालिक डालेगा और ये तो फिर हाथ फैलाओ बाहर से, लेंडर्स, बोरो करो. बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक है, देयर वेज. सो इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स लेंडर्स एंड ओनर्स. क्योंकि ओनर को भी रखा, क्योंकि ओनर भी तो फाइनेंस करता है. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ओनर का कंट्रीब्यूशन है. करेक्ट? In other words, financing activities fund the company, repay lenders and provide owners with a return on investment. So आप हर वो चीज जो कल्पना कर सकते हैं, हर वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हैं जिसका ताल्लुक बिजनेस में फंड लाने से है, राइट? चाहे वो लेंडर्स के हो, चाहे वो बोरो कैपिटल से हो. लेंडर के साथ, जिसने मेरे को पैसा दिया है, उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. मालिक और बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. सो यू कैन से लाइक दिस. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल. क्या हम बोलना चाह रहे हैं, दिस विल मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू. सो दिस इज द बिजनेस, ये है मालिक, ओनर्स, और यहां है लेंडर्स, जो बैंक, क्रेडिटर, जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी लेंडर्स. बिजनेस का इनके साथ और इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बेटा पैसा रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन है. तुम देख लो, लेंडर के साथ तो कोई खून का रिश्ता है नहीं. इसके साथ जो भी होगा पैसा का लेन देन होगा. इससे पैसा लिए है तो उसको इंटरेस्ट भी देंगे, उसके बाद उसको वापस भी करेंगे. ये सारा ट्रांजैक्शन जो मेरे इसके साथ बीच में हो रहा है क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. ध्यान समझ में आ रहा है? बिजनेस और जो ओनर के साथ जो एक्टिविटी हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओनर ने शेयर्स खरीदा है, कैपिटल प्रोवाइड किया है, कंपनी उसको डिविडेंड पे करेगा, ये सब क्या है, किसके अंदर में आएगा? फाइनेंसिंग का ही तो इश्यू है, पार्ट है. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद रखना, will bring changes, or financing activity is related to the equity that belongs to the owner and non-current liabilities, long-term debt, long-term borrowings. जिस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट पे था, उसका रिलेशन फिक्स एसेट के साथ है, उसी तरह ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रिलेशन ओनर, इक्विटी, लेंडर मतलब डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नॉन करंट लायबिलिटी के साथ होगा.
करंट लायबिलिटी के साथ। क्लियर है? तीनों का तीनों एक्टिविटी समझ में बढ़िया से। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, मतलब विल गो बैकवर्ड्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम लोग चलेंगे। तो आप लोग भी जब इसको कॉपी करोगे, आप लोग भी पीछे से, मतलब 1-1.5 पेज छोड़ करके कॉपी करोगे। ठीक है, तो चलो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकाला जाता है? सिंपल, यहां पे ऊपर में रहेगा ऐड, ऊपर में रहेगा ऐड और नीचे रहेगा लेस। ऐड और यहां रहेगा लेस। ऐड कब होगा? जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चलते पैसा आ रहा है। लेस कब होगा? जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐड। बताओ क्या क्या कारण हो सकता है जिसके चलते पैसा आ सकता है? एग्जांपल दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कब कब पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से? हाँ, सेल्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। आप जब शेयर इश्यू करोगे तो पैसा आएगा। अच्छा, जब हम शेयर्स बोल रहे हैं तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों की बात कर रहे हैं। और बताओ क्या कारण से पैसा आ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर? ये भूल गया? हाँ, डिवेंचर्स, ये भी तो पब्लिक से लोन था। लोन फ्रॉम एंड अदर एफआईस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और किसी तरह का अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, एक और आएगा पब्लिक डिपॉजिट। हम लोग पब्लिक से भी पैसा लेते हैं डिपॉजिट्स के रूप में, जो पैसा उसको 2 साल 3 साल बाद हम लोग वापस कर देते हैं। ये शेड्यूल 3 में हमने बताया था, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स आई एम जस्ट गिविंग यू। प्लीज डू नॉट ट्रीट इट एज अ पत्थर की लकीर। ये एग्जांपल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रहे आपको। बुक में आपको ऐसा लिस्ट बहुत सारा आपको पूरा सजा के देगा। हम आपको लिस्ट नहीं देंगे बिकॉज वो लिस्ट का कोई अंत नहीं हो सकता। So you need to understand. That's why I told you very clearly. Any transaction between the firm and the lender, firm and the owner. फाइनेंसिंग में डाल दो। अब इसको जज करो तुम। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे, ये सब सारे के सारे बिजनेस का अपने लेंडर के साथ या तो अपने ओनर के साथ ट्रांजैक्शन से है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक, नेक्स्ट, लेस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा जा सकता है, क्या कारण होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। वेरी गुड, डिवेंचर इशू किए हैं तो इसको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिविडेंड, वेरी गुड, डिविडेंड पे करते हैं हम लोग। किसको? शेयर कैपिटल शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। रीपेमेंट, भैया पैसा लिए तो वापस भी तो करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन। और बताओ, और रिडेम्पशन भूल गया तुम लोग? किस चीज का रिडेम्पशन? डिवेंचर्स का भी रिडेम्पशन होता है और शेयर्स का भी रिडेम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है। किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन होता है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन वापस कर दिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जैसे उस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है। अब तुम अगेन इस चीज को एनालाइज करो, ये किसका किसका बीच का ट्रांजैक्शन है? डिविडेंड बिजनेस किसको पे कर रहा है? कंपनी, ओनर को। सो देखो, तुम जितना भी ये चीज देखोगे, these are all the transaction between the company and the lenders and the owner. अब प्रोसीड से आया 2 रुपया नेट टोटल, इससे आउटफ्लो हुआ 50 पैसा, तो मेरा नेट आया 1.5 रुपया। किससे?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी. So this will become my cash flow from financing activity. अब बताओ कुछ है? कितना सिंपल है. This is my cash flow from financing activity. क्या हो गया? टेंशन में किस लिए? तो इजी है. तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तुम लोग ओनर का बिजनेस के साथ और लेंडर का बिजनेस के साथ का बीच का ट्रांजैक्शन. ये पहचान पाओगे कि नहीं? हाँ, ये पहचाना जा सकता है कि नहीं? ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आ सकता है कि नहीं कि ये बिजनेस का किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है? बस. और दो ही तरह का ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन. ऊपर वाला लेन है, नीचे वाला देन है. और क्या है? क्लियर है? तो अभी क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले इसको कॉपी करना है और इसके ऊपर में इसका डेफिनेशन आएगा, इसको नीचे में कॉपी कर. सो जैसे हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ एग्जांपल्स लिया, लेट अस डू द सेम थिंग विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के चलते भी पैसा आएगा, मतलब पैसा मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि क्या क्या होगा वो. सो एड और लेस. अब बताओ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण पहले पैसा जाने की बात करता है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसके कारण से पैसा जाएगा? एग्जाम्पल सही होता है बुक से रट करके बोलने का. सीधा बोलता भैया जब एसेट खरीदते हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करता. एग्जाम्पल, जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीनरी खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे, प्लांट खरीदे, फर्नीचर खरीदे. इन शॉर्ट कभी भी हम किसी भी तरह का कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो पैसा सीधा लिखते हैं ना, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. अच्छा, फिक्स एसेट्स के अंदर में भी हमको पता है ना कि दो होता है, टेंजिबल और टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, राइट. और एक होता है इनटेंजिबल. इनटेंजिबल एसेट खरीद सकते हैं, एकदम खरीद सकते हैं. एग्जांपल, गुडविल खरीदा जा सकता है, पेटेंट खरीदा जा सकता है, कॉपीराइट्स खरीदा जा सकता है, ट्रेडमार्क्स भी खरीदा जा सकता है अगर कोई बेचना चाहे तो. परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, यही बाबू साहब बोल रहे थे, वो ना समझे. जितना चीज को सिंपल रखोगे उतना जीवन भी सिंपल रहता है. ज्यादा हम लोग ओवर ये करने जाते हैं ना, लाइफ वहीं पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ ये सब, ठीक है. और बताओ पैसा किसके कारण जाएगा? और कोई कारण इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? और क्या कारण हो सकता है पैसा जाने का? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. चलो ठीक है, हो गया. अब चलो आ जाओ पैसा आने का बात करते हैं. थोड़ा ज्यादा जाने का बात नहीं करना चाहिए, अब पैसा आने का ही बात किया जाए. क्या क्या कारण है पैसा आ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कारण? बेच दो, पैसा आ जाएगा. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वही टेंजिबल. रेहान, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. अरे जिसको खरीदने से पैसा जाएगा उसको बेचने से पैसा आएगा. रेंट रिसीव्ड. अब रेंट रिसीव्ड कैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना. देखो, अगर आप कोई जगह खरीदते हो, करेक्ट, विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा गया और उसी जगह को आपने फिर भाड़ा में चढ़ा दिया तो वहां से फिर रेंट आना शुरू हो जाएगा. तो ये जो रेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये जगह को
खरीदने का, इस जगह में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। करेक्ट। अब से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एकेडमी का जगह समझ लो। अब हम सोचते हैं कि यार एक डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है, तो एक क्लासरूम को भाड़ा में चला देते हैं। वहां से भाड़ा आना शुरू हो गया। Will you consider that rent which is coming now as a investing activity of mine? Lovely Plaha? Yes or no? Listen to my question once again. जॉर्ज एकेडमी में 4 रूम है। ये रूम रखते हैं। इस रूम को हम बोलते हैं रेंट में चला देते हैं, क्योंकि इस रूम में जो सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बढ़िया, तो ये रूम खाली जा रहा है, तो ऐसे इसको रेंट में चला देते हैं। अब यहां से रेंट आना शुरू हो जाएगा मेरे पास। तो ये जो रेंट आएगा, क्या ये रेंट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना, और क्यों? सर रेंट मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। जगह आपका है, उसका तो पैसा नहीं। तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ी खरीदे। आपका तो जगह है। एग्जैक्टली, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं है मेरा। आपने समझा नहीं। मैंने बोला कि जॉर्ज एकेडमी में 4 रूम में कोचिंग चल रहा था, एक रूम में सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इसको हमने भाड़ा में दे दिया। सब तो मेरे ही रहेगा। हम दूसरा का प्रॉपर्टी किसको भाड़ा में कैसे दे सकते हैं? भाड़ा में तो अपने ना प्रॉपर्टी देंगे। तुम्हारा घर हम भाड़ा में दे सकते हैं? हम कैसे दे सकते हैं? समझे? अब मैंने एक फ्लैट खरीदा, और फ्लैट खरीदा रहने के लिए नहीं, मेरा अपना घर है, तो फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पैसा फंसाया, नॉट फॉर माई पर्सनल यूज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड बाइंग दिस प्रॉपर्टी इज प्योरली इन्वेस्टमेंट। आई चोज नॉट टू पुट मनी इन द बैंक एंड आई यूज दैट मनी टू बाय दिस प्रॉपर्टी, एंड देन आई गेव दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। देन इन दैट केस यू विल से कि भैया ये जो आपका रेंट आ रहा है, इट इज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरा बात समझ में आ रहा है? अभी आप अब ऐसे सोचो, आपका 2 तला घर है। हाँ, 2 तला घर है आपका। एक फ्लोर में आप लोग रहते थे और एक फ्लोर में आपके अंकल रहते थे। अंकल ने बोला मैं यहां से छोड़ के बाहर चला गया, आई एम गोइंग आउट, अब हम यहां वापस नहीं आएंगे, ऊपर वाला फ्लोर आप लोग ले लो। अब आप क्या करोगे? खाली है, कुछ नहीं है, रेंट में चला देते हैं। So will you treat that rent as an investing activity? No. Then you'll say अभी का जगह है। अरे जगह तो मेरा है, but intention, please understand. आपका 1 तल्ला घर था, 1 फ्लोर घर था, आपके पास सरप्लस फंड है, आपने इसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन किया ओनली फॉर द पर्पस ताकि मैं इसको रेंट पे दूं और यहां से भाड़ा आए, कमाए हम कुछ। Then you will say it's a investing activity. समझ में आ रहा है? So rent received, एक चीज याद रखिएगा, जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तभी हमारा माना जाएगा, कैश आ रहा है, जब वो उसी प्रॉपर्टी से आए जो प्रॉपर्टी हमने प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही खरीदा है। क्लियर है? डिविडेंड, अरे भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, हमने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, किसी कंपनी का शेयर्स हमने खरीदा है, तो कंपनी हमको क्या दे रहा है? डिविडेंड। तो जो डिविडेंड आया ये किस कारण से आया? क्योंकि मैंने उस कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदा, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में, आपने उस कंपनी को पैसा दिया, डिवेंचर्स खरीदा उसका, तभी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसे आएंगे
और ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसा जाएंगे। बुक्स में जाके देखोगे तो और भी 2-3 आइटम मिल सकता है, बट मेरा इंटेंशन यहाँ क्योंकि तुम लोगों के सामने में कोई लिस्ट रखने का नहीं है और कुछ रटाना नहीं है। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आपको आइडिया मिले कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या कारण हो सकता है जिसके चलते पैसा आए और पैसा जाए। अब इसी बिरादरी के जो और भी ट्रांजैक्शन होंगे जो इसी नेचर को बिलोंग करेंगे, रिलेटेड विद फिक्स एसेट्स, रिलेटेड विद टैंजिबल एसेट्स, फिक्स टैंजिबल एसेट्स, उसके चलते पैसा आया गया तो सबको कहां पे डाल दो। देखो खेला यही है। प्रॉब्लम होता है, जो मेजर प्रॉब्लम है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, वहीं पे सबसे बड़ा इशू है। इसलिए हम इस पे ज्यादा समय दे रहे हैं कि पहले आज के क्लास में ये समझो कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या और फाइनेंसिंग क्या है। क्लियर हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ आगे बढ़े, इसको कॉपी कर लीजिए अब आप लोग। अब मेन में आते हैं, सबसे मेन ऑपरेटिंग। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एज वी हैव डिस्कस्ड कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, हमारे स्क्रीन में हम लोग ऑलरेडी इसको डेफिनेशन को पढ़ लिए थे कि हर वो एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को अपना कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी काम करता है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना। सो द थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग वाला समझ में आ गया, फाइनेंसिंग वाला समझ में आ गया, ऑपरेटिंग से कैसे निकाले। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं रचित आस्क्ड मी कि भैया आप हमको ये बताइए कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रचित टू मी। रचित इज इंटरेस्टेड टू नो माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। It means मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एडुकेशनल सर्विसेज, इसको बड़ा अम्ब्रेला में रखते हैं, टीचिंग को हम इसी के अंदर में रखते हैं, एडुकेशनल सर्विसेज। सो एडुकेशन से जुड़ा सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड ही रचित इज इंटरेस्टेड टू नो कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। इसका मतलब ये होता है कि रचित ये जानना चाहता है कि मेरा जो हम यहाँ पे एवरीडे जो हम अपना एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे मेरे पास नेट कैश का क्या फ्लो है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट येट यू नीड टू अंडरस्टैंड he is interested in knowing cash flow from my operating activity. In this reply to his question, what do? I put forward my profit and loss account. This is not a format of the company का PL account, but just for example, to opening stock, ये ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए है, तो हम अपना 2GP यहां पे आता है आपका बाय नेट सेल्स और बाय CST क्लोजिंग स्टॉक। ये GP आपका यहां पे ब्रॉट डाउन हो जाता है और इसके साथ हम लोग इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और कुछ एक्सपेंसेस अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे कि सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, रेंट,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये सब माइनस करके हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। बैक टू द क्वेश्चन, रचित कम्स टू मी, भैया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है बताइए तो। हमने, रचित उतना तो हमको पता नहीं, तू क्या जानना चाह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बेटा ये है मेरा पीएल अकाउंट, ये है मेरा नेट प्रॉफिट, आप इससे बना पता कर लो, आपको जो चाहिए आप इसी से ले लो भाई। रचित बोलता है भैया हमको आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चाहिए, आप हमको नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। डिस्कशन के बाद रचित समझ गया कि गवार आदमी नहीं बता पाएगा हमको, बोलता अच्छा एक काम करिए आप दीजिए हमको ये। रचित अकाउंट्स में अच्छा ही समझता है, कैश फ्लो पढ़ा हुआ है। ये बोलता है हम आपका नेट प्रॉफिट से हम पता करेंगे कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, कैसे करेंगे। तो रचित का सबसे पहला कदम होगा, भैया पढ़ा के अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उनका कैश फ्लो कितना है, यह जानने का पहले रचित को जानना होगा कि भैया पढ़ा के कमाता कितना है। तो अलग अलग चीज है। कमाना, आपने जितना कमाया है, आपने जितना कमाया है, नॉट नेसेसरी इट विल बी इक्वल टू जितना आपके पास कैश है, नॉट इक्वल। कहने का मतलब, मेरा पापा आज 50,000 रुपया कमाया, तो जैसे सुना मेरा पापा का आज 50,000 रुपया कमाया बिजनेस में, तो फट से दिमाग में वो गांधी जी नजर आने लगा कि 50,000 रुपया कैश होगा दुकान का गल्ला में, ऑफिस का में। बट ये गलत है। मेरा पापा 50,000 रुपया आज कमाया, लेकिन दुकान के गल्ला जब खोले ड्रॉ तो 0, 1 रुपया भी कैश नहीं था, लेकिन मेरा पापा 50,000 रुपया कमाया। हम जितना कमाते हैं और मेरा जो कैश मेरे पास है, ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप जो है, ये मत सोचना कि जितना कमाया उतना कैश होगा। क्योंकि इंडिया में हम लोग जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते हैं। यानी कि हम लोग रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हम लोग रेवेन्यू को अर्न करते हैं। पैसा ना मिलने पर भी मेरा वो इनकम होता है। तो अगर मैंने 50 स्टूडेंट को पढ़ाया और मेरा फीस है 1,000, तो उस महीना मैंने 50,000 रुपया कमा लिया, ये मेरा फीस है। तो ये अनुमान होगा कि मेरे पास 50,000 रुपया कैश आया। नहीं, हम कमाए तो 50,000 है, पैसा मेरे पास 50,000 से ज्यादा भी आ सकता है अगर कोई एडवांस दिया है, और पैसा मेरे पास 50,000 से कम भी आ सकता है अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, फीस नहीं पे किया। कहने का मतलब है आप बिजनेस का प्रॉफिट को उसके कैश पोजीशन के साथ कंपेयर नहीं करो। ये दो अलग अलग चीज है। तो जब रचित हमसे पूछा कि भैया आप पढ़ा के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश का फ्लो कितना है, वो हमसे ये नहीं पूछा था कि भैया आप पढ़ा के मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका प्रॉफिट कितना है। मेरा बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। सो नाउ हमने क्या किया, हमने रचित को ये दे दिया, हमने रचित ये है मेरे पास, इससे कुछ कर सकता है तो तू कर ले। अब रचित को पता है कि अगर हमको ये जानना है कि जॉर्ज एकेडमी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना होता है, तो पहले रचित को यह जानना पड़ेगा कि जॉर्ज एकेडमी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। मतलब जॉर्ज एकेडमी में ट्यूशन सर्विसेज से प्रॉफिट कितना कमाया जाता है, तब वो पहुंचेगा मेरा कैश के पास। वो डायरेक्टली मेरे पास कैश का पोजीशन जान नहीं पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आज हमको जानना है कि रचित के पास बैंक में कितना पैसा होगा, तो पहले तो हम इसका सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे कितना कमाता है, तभी ना उसी से अंदाजा लगाएंगे कि पैसा कितना होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर हमको जानना है किसी के पास भी कि उसके पास कैश कितना होगा,
कितना कैश होगा बैंक में, तो उससे पहले हम उसको देखेंगे वो क्या बिजनेस करता है, कितना कमाई है उसका मंथली, तब उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाने, तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। और क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम लोग ने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए, यानी कि उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है। अब जब रचित को यह मिला, रचित बोला कि हाँ यहां सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकता है, रचित को पता है कि जो नेट प्रॉफिट आया है, यह नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भैया पढ़ाने से इसका जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, ये तो भैया इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो इंटरेस्ट आया है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण आया है। रेंट रिसीव्ड, मान लेते हैं कि ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, ये ठीक है, क्यों, परचेस किया, माल खरीदा, क्रेडिटर से माल खरीदा, जो भी है, तब जाकर डिस्काउंट मिला, वो मेरा बिजनेस का ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग रेशियो एनालिसिस में बहुत डेप्थ में किए थे। उसके बाद इधर पे आया इंटरेस्ट और लोन, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। लोन लिए तो इंटरेस्ट दिए, ये पढ़ाने से जुड़ा कोई खर्चा, सैलरी बढ़ाने से खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग है, भाड़ा ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कैसा नुकसान है जो मेरे पढ़ाने से लेना देना। तो रचित देख रहे हैं कि अच्छा ये जो भैया का नेट प्रॉफिट आया है ना, ये जॉर्ज एकेडमी का जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लिया है और कुछ हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिया। डेप्रिसिएशन क्या है, अरे भैया ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये क्या है, ऑपरेटिंग है, करेक्ट। तो रचित को सबसे पहला काम होगा कि उसको पहले मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाए। कहां जाए वो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सो दैट इज व्हेन वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचने के लिए वो मेरा नेट प्रॉफिट लेगा और नेट प्रॉफिट में वो ऐड बैक कर देगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों माइनस हो गया था, ये माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया था, जिसको दोनों को नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड, और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब जाके हम कहां पे पहुंच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। यह भी पता चला कि भैया पढ़ा के कमाता कितना है, अब इसके बाद पता चलेगा कि भैया पढ़ा करके कैश आता कितना है। अभी तो एक स्टेप में पहुंचे हैं, अभी मेरा कमाई में पहुंचे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर सबसे पहला चीज जो नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट से हम लोग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। ये आपका फॉर्मेट में होगा, लेकिन लॉजिक अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहला काम यहां पे है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप क्या करिएगा, इसमें शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत होता है उसका नेट प्रॉफिट से। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आप करोगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस का शटर डाउन किया तो वो एक्सपेंस भी बंद। बिजनेस का शटर डाउन करने के बाद भी जो एक्सपेंसेस का मीटर चालू है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है भाई। ठीक, तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था उसको हटाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से आप थोड़ा सा हम करीब पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। लेकिन फिर रचित को समझ में आया, हमको तो जानना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको अच्छी तरह से पता है ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे भी आएगा, इसको हम भैया का कैश के साथ तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा पीएल में एक आइटम देखा था डेप्रिसिएशन। अभी देखा कि डेप्रिसिएशन
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके चलते कैश बाहर नहीं जाता। कैश बाहर, मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जो आपका प्रॉफिट को तो कम कर देगा लेकिन कैश को इफेक्ट, यानी कि प्रॉफिट कुछ और कैश कुछ और, प्रॉफिट कम रहेगा और कैश ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, प्रॉफिट को तो कम कर दिया लेकिन कैश तो इफेक्ट नहीं किया। और इसको तो बाबू को जानना था कैश फ्लो, जी बोलेगा भैया तब तो हमको एक और आइटम एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड नॉन कैश आइटम्स। समझ में आया? अब जिस तरह से डेप्रिसिएशन उस तरह से गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ होगा, वो सब तो मेरा एक्सपेंसेस में आ जाता है, पीएल में डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट को कम कर देता है लेकिन कैश को कम नहीं करता है। और इसको तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने की इच्छा नहीं है, इसको तो जानने की इच्छा है मेरा कैश फ्लो, बट कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए इसको पहले क्या जानना पड़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जाकर के बच्चा जब ये सारा काम कर देंगे, अब बुक में जाके देखोगे तो पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया होगा, लिस्ट देखना ही नहीं है, समझ लो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, और जितना भी नॉन कैश आइटम्स उसका एडजस्टमेंट कर दो। करने के बाद आपको यहां पे मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मिल गया। अब आगे क्या, आगे बेटा एक चीज दिखाते हैं तुम लोग को, बाप रे सीधा बन गया। ये है मेरा बैलेंस शीट, अगेन ये कंपनी का फॉर्मेट नहीं है, याद होगा बैलेंस शीट में आता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट, यहां पे आता है इक्विटी प्लस नॉन सीएल प्लस सीएल। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब इस बैलेंस शीट को देख करके बोल रहे हैं हमको कि इसमें जो आइटम्स है ये ऑलरेडी टेकन केयर हो चुका है। ये कहां गया, इसको कहां देखे हम लोग, नॉन करंट एसेट को कहां देखे, कहां देखे इसको हम लोग, कौन एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगा, सी तो इन्वेस्टिंग के लिए। ये कहां देखें, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बचा कौन, ये कहां चला जाएगा, ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा, तो यानी कि जो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें हम लोग लिखेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब इसमें चेंज होने का पहले का प्रॉफिट है, हो गया। अब देखो, अब इसमें जो भी चेंजेस आता है ना, जैसे इसमें चेंजेस आता था तो कैश का फ्लो होता था, इसमें चेंजेस आता था और कैश का मूवमेंट को भी चेंजेस होता था, उसी तरह अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में भी चेंजेस आएगा तो कैश को इफेक्ट करेगा। तो ये तो दोनों चला गया उधर, ये दोनों कहां पे आएगा, यहां। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वेरी सिंपल, याद रखना, एसेट का और कैश के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्स, मतलब एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा कैश घटेगा। जैसे कि डेटर हमको पैसा देता है तो मेरा पैसा बढ़ता है, और डेटर एसेट करंट एसेट घटता है, हो गया। लायबिलिटी का कैश के साथ सीधा कनेक्शन है, लायबिलिटी बढ़ा कैश भी बढ़ा, देख लो यहां पे हम देखे, लायबिलिटी घटा कैश भी घटा। तो करना क्या, अब सीधा आना है, यहां पे लिखना है एडजस्टमेंट फॉर सीए एंड सीएल, हो गया। अब ऐड, क्या क्या ऐड बोले हम लोग, ऐड होगा डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल, और लेस क्या होगा, इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल, हो गया। अब ये सारा ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था। अब इसको सब एडजस्टमेंट करो किसके साथ, इसके साथ, फाइनल करने के बाद यहां पे तुमको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक मिनट, यहां पे अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स है
तो ये हो जाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इतना कैश ऑपरेशन के चलते, इतना कैश भैया पढ़ा करके जनरेट किया। अब इसमें से माइनस क्या होगा, इनकम टैक्स, तब निकलेगा मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया पूरा?